किया जाता है, ये सारी चीज़ अपन इसमें समझेंगे। कंस्ट्रक्शन की सबसे पहले अपन बात करें तो कंस्ट्रक्शन अपन पढ़ चुके थे डीसी मशीन के अंदर। तो सिमिलर कंस्ट्रक्शन डीसी जनरेटर की रहने वाली है, जो अपन ने डीसी मशीन के अंदर जो पढ़ी थी, डीसी मोटर में जो हमने डिस्कस किया था। केवल यहाँ जो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा वो ये रहेगा, यहाँ अपन जो आर्मेचर को सप्लाई दे रहे थे मोटर के केस में, यहाँ आर्मेचर से सप्लाई प्राप्त करेंगे अपन, ठीक है। यहाँ आर्मेचर जो होगा, रोटर की जो आर्मेचर लाइन होगी, उससे अपन जो कम्यूटेटर और ब्रशेस असेंबली होगी, उससे सप्लाई अपन एक्सटर्नल सर्किट से प्राप्त करेंगे बजाय सप्लाई देने की। ये केवल अपना यहाँ डिफरेंस रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या टाइप्स की बात करें तो वो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट रहने वाला है, वो जो अपन एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर जो है आपका, ये किस चीज़ को किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को, ठीक है, किस में बदलेगा, ये डीसी फॉर्म में किस में, इलेक्ट्रिकल करेगा, ठीक है। मैकेनिकल को किस में बदलेगा, जनरेटर है, जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। अब क्योंकि डीसी जनरेटर अपन पढ़ रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिकल होगी वो डीसी फॉर्म में होगी, मतलब डायरेक्ट करंट फॉर्म में अपन को आउटपुट इसका प्राप्त होगा। मैकेनिकल में यहाँ से दूंगा। ये तीन चीज़ें जो अपन ने पढ़ी थी मोटर के अंदर भी मैंने बताया था, वहाँ भी अपन ने डिस्कस किया था, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दूँ। एक तो होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। एक होता है मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स या मोशन आप इसको कह सकते हो। और तीसरी जो क्वांटिटी थी वो थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तीसरी जो की वो थी, ठीक है। तो जनरेटर की अपन बात करें तो कोई भी दो चीज़ें यहाँ इनपुट में होंगी और तीसरी चीज़ अपन को आउटपुट के अंदर मिलेगी, ठीक है। मोटर के अंदर भी अपन ने यही पढ़ा था। तो मोटर के अंदर अपन ने देखा था इलेक्ट्रिक करंट इनपुट में था, मैग्नेटिक फील्ड इनपुट में थी, आउटपुट में मैकेनिकल फोर्स या मोशन अपन को प्राप्त हो रही थी। यहाँ जनरेटर में बात करूँ तो इलेक्ट्रिक करंट तो आपका क्या होगा, आउटपुट होगा, और ये दोनों जो पैरामीटर होंगे वो इनपुट होंगे। मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड आपके पास होनी चाहिए और रोटेशन आपके पास होना चाहिए। तो मैकेनिकल फोर्स जो अपन इसको प्राइम मूवर से रोटेट कराएंगे, वह मैकेनिकल फोर्स आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। तो ये दो इनपुट यदि आपके पास हैं तो जो आउटपुट है, तीसरी क्वांटिटी जो इलेक्ट्रिक करंट जो आउटपुट है वो अपन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल रहेगा, कैसे काम करेगा, ये अपन समझते हैं, ठीक है। किस तरह ये आपका डीसी जनरेटर वर्क करेगा। सपोज करो ये मैग्नेटिक पोल्स है आपके N2S और इसकी जो डायरेक्शन है वो है आपकी N2। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये मुझे इनपुट में बनाना पड़ेगा, ये मुझे इनपुट में देना पड़ेगा। N2S आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन्स हैं उनकी डायरेक्शन मैंने यहाँ पे दी है, ठीक है। ये मैं एक कोई आर्मेचर का एक कंडक्टर या एक कॉइल में ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये कॉइल ऑफ एन आर्मेचर जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती हुई है। ब्रश और कम्यूटेटर की असेंबली में बना रहा हूँ, ये आपकी ब्रशेस है। अब यहाँ अपन सप्लाई ना लगा के क्या लगाएंगे दोस्तों, लोड अपन यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। अपन जनरेटर पड़ रहा है, मोटर के केस में हमने देखा था कि यहाँ हमने सप्लाई यहाँ पे दी थी क्योंकि इलेक्ट्रिकल इनपुट मुझे देना था। यहाँ आर्मेचर में जो इंडियन ईएमएफ आएगा उसको अपन लोड पे प्राप्त करेंगे, तो दिस इज द आउटपुट। इसलिए मैं यहाँ पे लोड को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी शाफ्ट है, जिस शाफ्ट के अलॉन्ग आपका ये आर्मेचर रोटेट करेगा। इसको मैंने किससे कनेक्ट किया हुआ है, एक प्राइम मूवर से मैंने इसको कनेक्ट किया है। प्राइम मूवर, प्राइम मूवर मीन्स एनी सोर्स ऑफ मैकेनिकल पावर, ठीक है। जो भी कोई प्राइम मूवर आपने लगाया हुआ है, चाहे डीजल इंजन के थ्रू आपने कोई सप्लाई की हुई है, जैसे भी आप यहाँ से इसको रोटेशन देना चाहो, आपको ये जो आर्मेचर है इसको एक प्राइम मूवर से आपको कनेक्ट करना है जो उसको मैकेनिकल पावर दे सके। मैकेनिकल पावर देगा तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। फील्ड मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, मैग्नेटिक फील्ड आपके इनपुट में देनी थी, मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इनपुट में होनी चाहिए और मैकेनिकल फोर्स, ये दो चीज़ें इनपुट में हो गई। प्राइम मूवर एक तरह से इनपुट की तरह काम कर रहा है और फील्ड आपने बनाई हुई है, तो मेरे को इलेक्ट्रिक करंट क्या मिलेगा, आउटपुट में मेरे को इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है।
तो सीधा सा इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, क्या कहता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अपन पढ़ चुके हैं, फिर से रिपीट करें कि इफ एनी कंडक्टर इज रोटेटेड इन एनी मैग्नेटिक फील्ड देन ईएमएफ विल इंड्यूस्ड इन दैट कंडक्टर। ठीक है, तो व्हेनेवर एनी कोई आपका कोई कंडक्टर है जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है, ठीक है, तो मैंने बताया था रिलेटिव मोशन आपके पास होनी चाहिए। जो कंडक्टर है और जो फील्ड है उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगी, तो जो फ्लक्स है या जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंडक्टर से लिंक करेगी और यदि उसमें फ्लक्स में टाइम के साथ यदि चेंज होगा, ठीक है, फ्लक्स कट होगा। अब कट दो तरह से हो सकता है, या तो आप फील्ड को रोटेट कराओ, ये मैंने बताया था आपको, फील्ड को रोटेट कराओ, जो कि अपने सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर पड़ा था, वो फील्ड रोटेट कर रही थी और जो कंडक्टर था वो आपका स्टेटर पे था, कंडक्टर स्टेशनरी था, वहाँ से अलग यहाँ पे कुछ हो रहा है डीसी जनरेटर के अंदर, या कंडक्टर आपके रोटेट कर रहे हैं सॉरी, ये जो कंडक्टर है ये कई ग्रुप ऑफ कंडक्टर हो आर्मेचर में, इनको मैं क्या करा रहा हूँ, रोटेट करा रहा हूँ, एक प्राइम मूवर लगा के मैं इनको रोटेट करा रहा हूँ, और फील्ड को मैंने स्टेटर पे रखा है, मतलब जो फील्ड बाइंडिंग है वो कहाँ प्लेस्ड है, वो स्टेटर पे प्लेस्ड है। तो फील्ड आपकी स्टेशनरी है, क्योंकि मैंने डीसी सप्लाई देके मैंने फील्ड बनाई हुई है, तो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनी हुई है, और जब कंडक्टर आपके रोटेट करेंगे तो इस स्टेशनरी फील्ड से कट होंगे। ठीक है, कंडक्टर रोटेट करेंगे तो कट होगा, तो इसमें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब जो ईएमएफ इसमें बनेगा दोस्तों, वो किस नेचर का होगा, वो ईएमएफ जो होगा वो होगा आपका एसी नेचर का होगा। तो ईएमएफ मैंने बताया था जब भी जनरेशन होगा ईएमएफ का, ठीक है, वो इस तरह आपका ईएमएफ इसके अंदर बनेगा। ठीक है, ये आपका ये ईएमएफ बनेगा आर्मेचर के अंदर। ठीक है, बनेगा। ठीक है, तो यहाँ कई पोजीशन आपको मिलेंगी, जीरो पोजीशन मिलेगी, मैक्सिमम पोजीशन मिलेगी, फिर जीरो मिलेगी, फिर नेगेटिव मैक्सिमम पोजीशन मिलेगी और जीरो पोजीशन मिलेगी। तो यदि मैं बात करूँ ये आपके कंडक्टर्स हैं, इनको मैं नंबरिंग दे देता हूँ। ये जो आपके कंडक्टर्स हैं, सपोज करो 1 2 3 4, तो एक तो 1 2 आपका कंडक्टर है और एक 3 4 वाला क्या है आपका कंडक्टर है, और ये दो कंडक्टर मिलकर एक कॉइल आप ही बना रहे हैं। ऐसे कई कॉइल आपके आर्मेचर पर लगी हुई होंगी। ठीक है दोस्तों, ऐसी कई कॉइल इस आर्मेचर पर लगी हुई होंगी। तो यदि मैं बात करूँ कि जब ये इस पोजीशन में रहेगा, मतलब मैं इस कॉइल की बात कर रहा हूँ, जब कॉइल की जो पोजीशन है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगी, तो उस समय क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स आपका कट होगा, और मैक्सिमम फ्लक्स जब आपकी कॉइल से पास होगा तो मैक्सिमम लिंकेज फ्लक्स का रहेगा, और उस समय जो ईएमएफ की वैल्यू है वो भी क्या होगी, आपकी मैक्सिमम पोजीशन रहेगी, आपकी ईएमएफ की मैक्सिमम पोजीशन आपकी रहेगी, ईएमएफ जो होगा मैक्सिमम पे रहेगा। और जैसे ही ये आपका रोटेट करेगा, एक पोजीशन ऐसी आएगी यहाँ पे जब कोई भी फ्लक्स मतलब जो फ्लक्स है वो कंडक्टर से पास नहीं होगा। ठीक है, और जब कोई फ्लक्स कंडक्टर से कट नहीं होगा तो उस समय आपका जीरो इंड्यूस ईएमएफ इसमें बनेगा, तो वो ये पोजीशन आपकी आ जाएगी। तो यदि मैं पूरी 360 रोटेशन की बात करूं तो आपको दो पोजीशन तो मिलेंगी मैक्सिमम वाली, एक तो पॉजिटिव मैक्सिमम, एक नेगेटिव मैक्सिमम, और फिर दो पोजीशन आपको मिलेंगी जीरो वाली, क्योंकि ये पोजीशन वापस यही पोजीशन आ जाएगी। जैसे ही 360 रोटेट करेगा, जैसे ही आपका जो रोटेशन होगा ये 360 डिग्री पे रोटेट करेगा, तो ये जो जीरो वाली स्टार्टिंग पोजीशन थी यही आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, तो जब ये मैंने बताया था जब कॉइल आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगी, जब कॉइल आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगी, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मैक्सिमम फ्लक्स कट होगा, और मैक्सिमम फ्लक्स कट होगा तो ये मैक्सिमम वाले पॉइंट आपको मिलेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, और एक बार कौन सी पोजीशन आएगी, जब 180 शिफ्ट हो जाएगा, 3 4 इधर आएंगे, 1 2 उधर आएंगे, तो उस समय आपको नेगेटिव मैक्सिमम वाला मिलेगा। और जैसे ही कॉइल आपका वर्टिकली प्लेस्ड होगी, वर्टिकल पोजीशन में आएगी, तो वर्टिकल पोजीशन में आपको जीरो वाले पॉइंट इंड्यूस ईएमएफ के मिलेंगे, और अदर देन कोई एंगल होगा तो ये ईएमएफ मेरे को यहाँ पे प्राप्त होगा। लगातार रोटेशन होता रहेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड की साइकिल्स मुझे इस तरह मिलती रहेंगी, और ये साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स मुझे कितनी मिलेंगी ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पोल्स पे। ये मैंने बताया था कि जो थीटा इलेक्ट्रिकल जो होगा वो किसके बराबर होता है, P/2 थीटा मैकेनिकल। ठीक है, ये रिलेशन आपको यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, थीटा मैकेनिकल का मतलब मैंने बताया था कि रोटर का मैकेनिकली कितना रोटेशन हो रहा है, उसका मतलब है थीटा मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल रोटेशन कितना हो रहा है इसका, ये जो है इसका मैं जैसे सपोज करो मैंने एक रोटेशन इसका कराया प्राइम मूवर से, तो इसका मतलब हुआ थीटा की वैल्यू आई 360 डिग्री मैकेनिकल उसको बोलेंगे, और 360 डिग्री मैकेनिकल पे
मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ की कितनी साइकिल्स मुझे मिली, तो ये होगा थीटा इलेक्ट्रिकल। सपोज करो मेरे ये चीज़ नंबर ऑफ पोल पे डिपेंड करेगी। सपोज करो नंबर ऑफ पोल हैं आपके 2, ठीक है, नंबर ऑफ पोल हैं 2, तो थीटा इलेक्ट्रिकल जो होगा 2/2 1 हो जाएगा। किसके बराबर होगा, थीटा मैकेनिकल के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि यदि मैं फॉर 1 रोटेशन ऑफ आर्मेचर, यदि मैं 1 रोटेशन कराऊं, मतलब मैकेनिकल रोटेशन 1 कराऊं, तो मुझे थीटा इलेक्ट्रिकल भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, दोनों बराबर है। 1 इलेक्ट्रिक साइकिल ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिग्री इलेक्ट्रिकल, एक जो साइकिल मुझे मिली है, ठीक है, तो यदि मैं 1 रोटेशन कराऊं ये कर रहे हैं, और 1 रोटेशन में आर्मेचर का कराता हूं, तो जो थीटा इलेक्ट्रिकल मुझे कितनी होंगी, एक साइकिल के लिए मुझे एक इलेक्ट्रिकल साइकिल मुझे प्राप्त होगी, एक मैकेनिकल साइकिल के लिए, यदि नंबर ऑफ पोल क्या हो जाए आपके 4 हो जाए, ठीक है। यदि नंबर ऑफ पोल में क्या करता हूँ 4 पोल में यदि बनाऊँ मशीन, तो जो थीटा इलेक्ट्रिकल मुझे मिलेगा यहाँ से क्या मिलेगा 2 थीटा मैकेनिकल, ठीक है। मतलब P/2 की वैल्यू क्या हो गई 2, 4 रखूँगा 4/2 क्या आएगा। तो इसका मतलब हुआ यदि आप 1 रोटेशन कराओगे मैकेनिकल का, तो इलेक्ट्रिकल की आपकी 2 साइकिल आपको मिलेंगी। मतलब मैकेनिकल 1 रोटेशन की मैं बात करूँ, तो जो मुझे इलेक्ट्रिकल की साइकिल है वो 2 साइकिल मुझे मिलेंगी। इसको बोलूँगा मैं 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ठीक है। एक साइकिल का मतलब 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल, और 2 साइकिल का मतलब कितना हो गया 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल मुझे मिलेगी फॉर 1 रोटेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल है मैकेनिकल का दुगना, तो मैकेनिकल का 1 रोटेशन होगा, तो इलेक्ट्रिकल की 2 साइकिल्स आपको 2 रोटेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह मैं रिलेशन बता सकता हूँ इस जनरेटर के अंदर थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल के बीच में, ठीक है। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मैंने बताया था, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको अपन यहाँ ईजी से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका मतलब होता है जनरेटेड ईएमएफ, और उसका फॉर्मूला वही रहने वाला है जो अपन ने मोटर के अंदर पढ़ा था, और जहाँ उसको बैक ईएमएफ अपन ने नाम दिया था, जो प्रूफ अपन ने किया था उसको वो सेम तरीका यहाँ प्रूफ का रहेगा। इसलिए मैं जो डायरेक्ट अपन पढ़ चुके हैं प्रूफ इसको किस तरह ये फार्मूला आता है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट फार्मूले को लिखने वाला हूँ 5P/Zn/60A, ठीक है। तो जनरेटेड ईएमएफ होगा वो दिया जाएगा यहाँ 5P/Zn/60A, और 5P/Zn/60A के अंदर मैंने बताया था फाई क्या होता है आपका फ्लक्स पर पोल, एक पोल के कारण जो फ्लक्स बन रहा है वो फ्लक्स पर पोल है, P है आपके नंबर ऑफ पोल्स, Z रिप्रेजेंट कर रहा है N स्पीड ऑफ प्राइम मूवर, ठीक है। जनरेटर नहीं जनरेटर है, जनरेटर में अपन प्राइम मूवर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो प्राइम मूवर की जो स्पीड है, जिस स्पीड से वो रोटर को रोटेट करा रहा है वो स्पीड है, और ये स्पीड किस में है इन आरपीएम, एन जो है स्पीड है डिवाइड बाय 60 बराबर होती है, और वेव बाइंडिंग के लिए जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो 2 के बराबर होते हैं। तो जो आर्मेचर वाइंडिंग्स है वो लैप बाउंड भी हो सकती है और वेव बाउंड भी डिपेंड करेगा फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब कोई फ्लक्स में कट होगा किसी कंडक्टर के अक्रॉस, यदि लिंक कर रहे किसी मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण किसी कंडक्टर के अंदर फ्लक्स लिंकेज में कट होता है, ठीक है, तो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो आपका एसी नेचर का होगा। तो यदि मैं आर्मेचर की बात करूँ दोस्तों, तो मोटर के अंदर भी अपन ने पढ़ा था कि यहाँ अपन ने डीसी सप्लाई दी थी, और ये जो कम्यूटेटर ब्रश असेंबली के कारण जो डीसी दी थी वो अंदर जाके किस में बदल रही थी, एसी में कन्वर्ट हो रही थी। तो मैं आर्मेचर की बात करूँ तो यहाँ हमेशा सप्लाई एसी सप्लाई ही रहेगी। आर्मेचर की बात करूँ चाहे डीसी मोटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, आर्मेचर के अंदर सप्लाई फ्लो होगी वो एसी नेचर की सप्लाई थोड़ी होगी। और यही कारण मैंने बताया था कि आर्मेचर की जो कोर होगी उसको अपन लैमिनेटेड करके रखते हैं,
ठीक है, लैमिनेटेड क्यों करके रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर एसी सप्लाई है और एसी सप्लाई होने के कारण इसके अंदर एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए मैं इसको पहले ही उन लॉसेस को रिडक्शन करने के लिए मैं इस कोर को लैमिनेटेड करूँ, जबकि मुझे जो आपकी स्टेटर कोर है जहाँ फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है उसको मुझे लैमिनेटेड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ मैंने डीसी सप्लाई दी हुई है। मतलब जो फील्ड जो बन रही है ना, एनएस जो फील्ड बन रही है, ये फील्ड वाइंडिंग के कारण बन रही है, और फील्ड वाइंडिंग कहाँ प्लेस्ड है, स्टेटर पे लगी हुई है। तो स्टेटर पे जो कोर है जहाँ पे फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है उसको मुझे लैमिनेटेड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि आर्मेचर कोर को मुझे लैमिनेटेड करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, ठीक है, ये मैंने बताया था ईएमएफ इंड्यूस्ड किस तरह होगा। ठीक है, अच्छा मैं इसकी ये चीज़ बता रहा था आपको कि मोटर के अंदर जो हो रहा था वो डीसी टू एसी हो रहा था। यहाँ यदि मैं बात करूँ, ये जो है ये आपकी कम्यूटेटर और ब्रश असेंबली कहलाती है। ये जो असेंबली है ये आपकी कहलाती है कम्यूटेटर एंड ब्रश असेंबली। कम्यूटेटर प्लस ब्रश असेंबली इसको अपन कहते हैं। कम्यूटेटर है और वो किससे कनेक्टेड है, ब्रश से कनेक्टेड है। ब्रश तो क्या होती है आपकी स्टेशनरी पार्ट होता है, और कम्यूटेटर होता है रोटेटिंग पार्ट जो लगातार स्लाइड करता रहता है और ब्रश के संपर्क में रहता है। ठीक है, और ब्रश इस कम्यूटेटर करंट को कलेक्ट करके और किसको दे देती है, करंट को देती है। तो ये जो एक्सटर्नल सर्किट है स्टेशनरी पार्ट हो गया, तो ये थोड़ी घूम रहा है, तो ये तो स्टेशनरी। इनके ऊपर जो आपका आर्मेचर है ये क्या है, रोटेटिंग पार्ट है। भाई आर्मेचर तो लगातार घूम रहा है ना, तो ये रोटेटिंग पार्ट और एक्सटर्नल सर्किट है आपका स्टेशनरी और एक्सटर्नल सर्किट, स्टेशनरी एक्सटर्नल सर्किट के बीच में जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाने का काम है वो किसका होता है, कम्यूटेटर और ब्रश असेंबली का होता है। ठीक है, जहाँ कम्यूटेटर जो है ये तो लगातार स्लाइड करते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे, रोटेटिंग स्विच की तरह काम करेंगे, और ब्रश जो है वो स्टेशनरी रहेंगी और वो लगातार कम्यूटेटर करंट को कलेक्ट करती रहेंगी और किसको सप्लाई करती रहेंगी, स्टेशनरी लोड को सप्लाई करती रहेगी। तो इनका जो काम है, इसका काम है एक्सटर्नल और रोटेटिंग पार्ट के बीच में, सॉरी स्टेशनरी और रोटेटिंग पार्ट के बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाने का काम होगा कम्यूटेटर असेंबली। अच्छा, या कम्यूटेटर का रोल क्या रहेगा दोस्तों, देखो कम्यूटेटर का दूसरा रोल है क्या रहेगा। यहाँ जो अपन ने बात की आर्मेचर के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ मुझे मिल रहा था वो एसी नेचर का था, लेकिन जब ये कम्यूटेटर से पास होके लोड पे पहुँचेगा तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, डीसी नेचर हो जाएगा। और एसी को डीसी में यदि कम्यूटेटर बदल रहा है तो यहाँ ये कैसे काम करेगा, एज अ मैकेनिकल रेक्टिफायर। ठीक है, तो जनरेटर के अंदर जो कम्यूटेटर का रोल रहेगा, ठीक है, कम्यूटेटर का जो रोल रहेगा जनरेटर के अंदर वो क्या रहेगा, एसी टू डीसी। ठीक है, आर्मेचर में एसी बनी और एक्सटर्नल लोड सर्किट अपन चूंकि डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं तो लोड को तो डीसी देना पड़ेगा, तो एसी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। और यदि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, इसको मैं नाम दूंगा मैकेनिकल रेक्टिफायर। ठीक है, ये कैसे वर्क करेगा, एज ए मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। और डीसी जो मोटर के अंदर मैंने बताया था कि जो कम्यूटेटर का वर्क होता है वो होता है डीसी टू एसी, उसका उल्टा। ठीक है, डीसी अपन दे रहे थे सप्लाई और अंदर आर्मेचर में जाके वो एसी में कन्वर्ट हो रहे, तो डीसी टू एसी वहाँ हो रहा था और वहाँ मैंने उसको नाम दिया था मैकेनिकल इन्वर्टर। मैंने उसको नाम दिया था कि मोटर के अंदर जो कम्यूटेटर का वर्क होता है वो एज ए कैसे होता है, मैकेनिकल इन्वर्टर की तरह, और जनरेटर के अंदर जो कम्यूटेटर का रोल होता है वो होता है मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह। यदि मैं दोनों को मिला के कहूँ कि डीसी मशीन के अंदर कम्यूटेटर का क्या रोल है, क्योंकि डीसी मशीन का मतलब हो गया कि ये एक मोटर भी हो सकती है और एक जनरेटर भी ये हो सकती है। तो मोटर और जनरेटर को यदि कंबाइंड करके मैं कहूँ कि डीसी मोटर और जनरेटर को कंबाइंड करके मैं कहूँ डीसी मशीन के अंदर कम्यूटेटर का क्या रोल होता है, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि डीसी मशीन में यदि कम्यूटेटर की बात करूँ तो वो एसी टू डीसी भी कर रहा है और डीसी टू एसी में दोनों को एक साथ कहूँगा। एसी टू डीसी कन्वर्जन भी कर रहा है और डीसी टू एसी भी कर रहा है, तो मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह भी काम करेगा और मैकेनिकल इन्वर्टर की तरह भी काम करेगा। तो क्वेश्चन आया हुआ है ये शायद एसएससी में एक बार कि डीसी मशीन में कम्यूटेटर का क्या रोल है। ऑप्शन से पहला ऑप्शन एसी टू डीसी, डीसी टू एसी, बहुत एसी टू डीसी, डीसी टू एसी एंड नन ऑफ दी अबव। तो क्या आंसर आएगा, सी ऑप्शन आएगा कि बहुत एसी टू डीसी है, डीसी टू एसी, क्योंकि मशीन का है और मशीन का मतलब मैं मोटर भी है जनरेटर मुझे पता ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं दोनों रोल फिर इसके डिफाइन करूँगा यदि डीसी मशीन की मैं बात करता हूँ। ठीक है, ये रोल अपन ने देखा कम्यूटेटर का, ये इंडक्शन अपन ने देखा जो फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण आया है।
ठीक है। तो कम्यूटेटर के बाद यदि मैं बात करूँ तो ये जो है ना आफ्टर कम्यूटेटर, ये जो आपकी सप्लाई है वो इस तरह है आफ्टर, ठीक है। कम्यूटेटर के बाद आप यदि इसको देखोगे तो नेगेटिव पार्ट फ्लिप होके कहाँ हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि वो अपने कनेक्शन जो रोटेटिंग इससे सेगमेंट जो होंगे वो अपने कनेक्शन चेंज कर लेते हैं जैसे ही आपकी सप्लाई बन जाती है नेगेटिव में जाती है और वो चेंज करने की जरूरत है। तो आफ्टर कम्यूटेटर आपको इस तरह डीसी फॉर्म में ईएमएफ आपको प्राप्त होगा, जबकि कम्यूटेटर से पहले जो आर्मेचर में ईएमएफ इंडक्शन हो रहा है वो एसी फॉर्म में हो रहा है, जबकि कम्यूटेटर के बाद आपको डीसी फॉर्म में सप्लाई आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपकी डीसी जनरेटर की कहानी, जिसमें हमने इसका वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस किया, इसके अंदर कैसे ईएमएफ का जनरेशन होता है, कैसे इसमें जीरो ईएमएफ पॉइंट आते हैं, मैक्सिमम ईएमएफ पॉइंट आते हैं, क्या इसके अंदर ईएमएफ इंडक्शन होता है, क्या उसका फार्मूला होता है, जनरेटेड ईएमएफ इसको अपन बोलते हैं, 5E/160 इसका फार्मूला होता है, और इसके अंदर कम्यूटेटर का क्या रोल होता है ये हमने डिस्कस किया कि एसी टू डीसी मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह यहाँ कम्यूटेटर आपका वर्क करने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़े अपन डायरेक्शन पे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन इसकी डायरेक्शन, की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, डायरेक्शन कैसे दी जाएगी, यहाँ जो डायरेक्शन है वो दी जाएगी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के द्वारा। ठीक है, यहाँ जो डायरेक्शन है वो दी जाएगी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो अपन डीसी मोटर के अंदर पढ़ चुके थे, लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल यदि मैं जनरेटर के अंदर बताऊँ तो यदि मैं अपने राइट हैंड को, ठीक है, राइट हैंड को इस तरह प्लेस पे करूँ कि आपकी थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रली मिडिल फिंगर जो भी आप कहते हो, ये तीनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री एंगल यदि रहे, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे 90 डिग्री एंगल यदि तीनों के बीच में रहे, ठीक है, तो यदि अब यहाँ केवल इनपुट आउटपुट चेंज होंगे दोस्तों, वही मोटर वाली कहानी है, यहाँ इनपुट और आउटपुट केवल चेंज होने वाले हैं, क्योंकि 3 पैरामीटर वही हैं जो मोटर के अंदर भी थे, केवल इनपुट आउटपुट चेंज हो जाएंगे। कैसे, वह मोटर के अंदर अपन ने बताया था सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन, अभी ये सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी, फोर फिंगर है जो फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, फोर फिंगर जो है आपकी ये जो फोर फिंगर है ये फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। थंब जो है ये फोर्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फोर्स होता है वो किसमें होता है, थंब में, तो आप इस तरह ध्यान रखते हैं, थंब यदि फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी मैकेनिकल फोर्स, अब यहाँ जो फोर्स है ये क्या इनपुट है, ठीक है, क्योंकि प्राइम मूवर से मैं दे रहा हूँ फोर्स आर्मेचर को, ये मोशन आप कह सकते हो, रोटेशन कह सकते हो, और ये भी मैंने इनपुट में दिया हुआ है, तो जो आउटपुट में जो मुझे करंट मिलेगा यहाँ, या ईएमएफ जो मिलेगा या करंट मिलेगा, वो जो करंट मिलेगा वो सेंट्रल फिंगर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ बात करूँ, सपोज करो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरह, अब देखो सपोज करो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी इस डायरेक्शन में बन रही है, ठीक है, N2S इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में बन रही है, ठीक है, और जो फोर्स है थंब जो है फोर्स वो अंदर की दिशा में है, अंदर की डायरेक्शन में, मतलब यदि 102 वाला जो कंडक्टर आप देख पा रहे हो ये अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज इसका रोटेशन करा रहा हूँ, ये जो कॉइल है प्राइम मूवर से मैं इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहा हूँ, मतलब ये वाला तो ऊपर आएगा, 102 वाला अंदर जाएगा, इस तरह मैं रोटेशन करा रहा हूँ, इस तरह, ठीक है, तो फोर्स 102 कंडक्टर की तरफ इसमें लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, तो जो करंट होगा, जो 102 वाला जो कंडक्टर है इसमें जो करंट होगा वो नीचे की डायरेक्शन में बनेगा, तो यदि मेरा रोटेशन इस तरह है तो जो करंट आएगा वो इसमें नीचे की तरफ आएगा, मतलब 2 से 1 आपका करंट का फ्लो होगा। तो ये इस तरह फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मैं इसकी डायरेक्शन में दे सकता हूँ, जो डायरेक्शन है इसकी मैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के द्वारा यहाँ रिपीट करूँ, राइट हैंड रूल के द्वारा यदि फोर्स आपका थंब की डायरेक्शन में लग रहा है कंडक्टर पे, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट यदि करे, तो जो सेंट्रल फिंगर होगी, जो मिडिल फिंगर होगी, वो आपकी करंट की डायरेक्शन को, जो कंडक्टर में करंट इंड्यूस्ड होगा वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल फॉर डीसी जनरेटर। मोटर में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, वहाँ भी तीनों चीज़ें यही थी, केवल इनपुट आउटपुट चेंज हो गए थे, वहाँ करंट इनपुट था, फील्ड इनपुट थी, और फोर्स जो था वो आउटपुट में मुझे मैकेनिकल फोर्स प्राप्त हो रहा था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन आगे बढ़ें टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में। ठीक है,
डीसी जनरेटर कितने टाइप्स का होगा इसका अपन डिस्कस करते हैं। जैसे मोटर के अंदर भी अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, यहाँ मैं बात करता हूँ डीसी जनरेटर के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, जैसे मोटर में क्लासिफिकेशन जनरेटर का भी रहेगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले अपन बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। ठीक है, तो ये पहली चीज़ तो बहुत कम काम में लिया जाता है। बहुत छोटे जो जनरेटर्स हैं, जैसे लाइक मैं बात करूं अपना जो बाइक होती है मोटरसाइकिल, उसका जो डायनामो होता है उसके अंदर ये इस टाइप के जनरेटर सामने अपन देते हैं। तो इसके अंदर क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा नहीं बनेगी, वो किसके द्वारा बनेगी, परमानेंट मैग्नेट के द्वारा उसमें बनती है। केवल ये डिफरेंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ना होके मतलब जो स्टेटर है उसमें परमानेंट मैग्नेट प्लेस कर दी जाती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं, और उसके अंदर बीच में जो आर्मेचर है उसको अपन रोटेट कराते हैं। ठीक है, जबकि बहुत कम छोटी मशीन में ही ऐसा करेंगे। जो बड़ी या मिडिल साइज की मशीन या जनरेटर्स होंगे उनमें अपन हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेट ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये परमानेंट मैग्नेट हो गई। दूसरा जो इसका मेन होगा वो मैं बात करूँ सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड मीटर के अंदर क्या होगा, ये तो हो गया आपका आर्मेचर और ये हो गई फील्ड। ठीक है, तो फील्ड को मैं अलग सप्लाई से यहाँ कनेक्ट करूँगा, फील्ड करंट अलग से फ्लो होगा। ठीक है, और आर्मेचर जो होगा यहाँ पे मैंने क्या कनेक्ट किया होगा, लोड मैंने आर्मेचर से कनेक्ट किया। ठीक है, मैंने यहाँ से लोड से मैंने कनेक्ट किया होगा। तो सपोज करो ईजी इसके अंदर इंड्यूस दिया, क्योंकि प्राइम मूवर से मैं इसको घुमा रहा हूँ और फील्ड कौन बना रहा है, ईएफ, इसके द्वारा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो अब क्या होगा, यहाँ मोटर के अंदर करंट जा रहा था, यह क्या होगा, ईजी से करंट आपको बाहर आएगा। ठीक है, तो आर्मेचर करंट बाहर की तरफ आएगा और ये करंट किसको जाएगा, यहाँ लोड में चला जाएगा IL, और ये जो लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये आपका आ जाएगा V। लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो लोड टर्मिनल वोल्टेज V कहेंगे। ये ईजी है और आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होगा वो मैं यही रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो दोस्तों क्या है R। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोस्तों, ईजी तो जनरेटेड ईएमएफ है और V लोड वोल्टेज, कौन सा ज़्यादा होगा, ईजी की वैल्यू यहाँ क्या होगी, ज़्यादा होगी V से। मोटर के अंदर V सप्लाई वोल्टेज था और EB बैक ईएमएफ था, तो वहाँ V ज़्यादा था, EB कम था। ठीक है, यहाँ ईजी आपका जनरेटेड ईएमएफ ज़्यादा होगा लोड टर्मिनल वोल्टेज V से। ठीक है, तो यदि मैं इसके अंदर KVL इक्वेशन लगाऊं इधर करंट की डायरेक्शन को रखते हुए, तो आपका ईजी आ जाएगा यहाँ V प्लस IA इंटू R। ठीक है, जो इक्वेशन थी वो थी आपकी V इज इक्वल्स टू EB प्लस IA, यहाँ आ जाएगी EG इज इक्वल्स टू B प्लस IR, प्लस कुछ ब्रश ड्रॉप यदि आपको दे रखी है तो इसमें ब्रश ड्रॉप भी अपन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, यदि नहीं है तो मेरी इक्वेशन EG इज इक्वल्स टू B प्लस IA। फील्ड सर्किट की यदि मैं बात करूं तो यहाँ जो IF है वो आप निकाल सकते हो, EF डिवाइड बाय RF सपोज करो मैं फील्ड का रेजिस्टेंस यदि ले लूँ तो इससे निकाल। तो सेपरेटली एक्साइटेड क्यों बोला दोस्तों, उसको सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर इसलिए बोला क्योंकि जो जनरेटर जो EMF बना रहा है उस EMF से मैं फील्ड को एक्साइट नहीं कर रहा हूँ, फील्ड को मैंने अलग से DC सप्लाई मैंने दे के और उसको एक्साइट किया हुआ है। ठीक है, जबकि यदि आर्मेचर जो EMF बना रहा है उसी वोल्टेज से उसी करंट से मैं फील्ड को भी यदि एक्साइट करता हूँ तो उसको कहेंगे सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर, जो कि अपन अगला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सेपरेटली एक्साइटेड के अंदर अपन ने देखा था फील्ड को सेपरेट सप्लाई से अपन कनेक्ट करेंगे, एक्साइट करेंगे। फील्ड में जब करंट फ्लो होगा तो फ्लक्स बनेगा, स्टेशनरी फ्लक्स होगा, आर्मेचर को रोटेट कराया प्राइम मूवर के द्वारा, तो फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण कंडक्टर में EMF बना, ईजी से उसको रिप्रेजेंट किया, और फिर मैंने यदि कोई लोड कनेक्ट कर रखा है तो उसके अंदर करंट फ्लो होने लगेगा। दिस इज सेपरेटली एक्साइटेड DC। कैरेक्टरिस्टिक्स अपन अलग से डिस्कस करेंगे, अभी केवल मैं टाइप्स आपको बता रहा हूँ कि कितने टाइप्स का यह हो सकता है। ठीक है, तीसरा जो होगा ये होगा सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर। ठीक है, तो सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर होगा, इसके अंदर मैंने बताया था
कि जो फील्ड को जो एक्साइटेशन मिलेगी वो इटसेल्फ जनरेटर के आर्मेचर के द्वारा ही सप्लाई मिलेगी, अलग से सप्लाई से कनेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए उसको सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर बोलेंगे। इसके अंदर पहला होगा आपका सीरीज जनरेटर, इसके अंदर होगा सीरीज जनरेटर पहला, जैसे अपने मोटर के अंदर भी इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो सीरीज जनरेटर के अंदर वही जो अपने मोटर के अंदर पड़ा था, केवल यहाँ सप्लाई की जगह क्या लग जाएगा, जो तो लोड कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लोड से ही कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ईजी आपका जनरेट हुआ, आर ए इसका आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो है, आई ए करंट यहाँ आया, इसका आर एस ई मान लेता हूँ, इसके अंदर जो करंट जाएगा वो आई एस ई, ये जो लो टर्मिनल वोल्टेज है वो वी है, इसके लिए जो करंट जाएगा वो आई एल, ठीक है। तो सीरीज जनरेटर की यदि मैं बात करता हूँ तो करंट तो तीनों क्या होगा, सेम, आई ए जो करंट है वही तो आपका आई एस ई है, और वही क्या लोड करंट, तीनों करंट क्या होंगे, बराबर होंगे सीरीज जनरेटर के अंदर, ठीक है। जो करंट है आर्मेचर करंट वही तो आपको फील्ड में जा रहा है और वही किस में जा रहा है, लोड के अंदर जा रहा है, तीनों करंट सीरीज में होने के कारण सेम होंगे। वोल्टेज की इक्वेशन की यदि बात करूँ, जिसमें किरचॉफ वोल्टेज लगा हूँ, जो जनरेटेड ईएमएफ है ईजी वो बराबर होगा आपका किसके, वी लो टर्मिनल वोल्टेज प्लस ये ड्रॉप के, ड्रॉप कौन कौन सी है, आई ए आर ए ड्रॉप है एक तो, और एक आई एस सी आर ए सी ड्रॉप इसके अंदर है। अब क्योंकि आई ए और आप करंट को कॉमन ले सकते हैं, ये क्या बन जाएगा, आर ए प्लस, ये आपके पास वोल्टेज की इक्वेशन इस जनरेटर के लिए आ जाएगी। करंट बराबर ये आपकी ये मत की इक्वेशन। पावर की बात करूं तो इनपुट पावर यहाँ क्या आएगी, जो आपने सॉरी यदि मैं यहाँ बात करूँ आर्मेचर डेवलप्ड पावर की, ठीक है, आर्मेचर डेवलप्ड पावर जो होगी वो क्या होगी, ई जी इंटू आई, ये तो आपकी आर्मेचर की डेवलप्ड होगी, और लोड आउटपुट लोड पावर, लोड पे जो मिलेगी लोड पावर आउटपुट जो मिलेगा इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगा वी इंटू आई ए, ठीक है। तो ये आपकी पावर रहने वाली है। तो ई जी आई ए पावर में ज़्यादा होगी और वी इंटू आई एल पावर कम होगी, क्योंकि बीच में क्या हो रहे हैं आपके लॉसेस भी तो हो रहे हैं, एक तो आर ए के अंदर लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, तो ये लेस नंबर ऑफ टर्न रहेंगे थिक वायर के, ठीक है, मोटा वायर होगा लेस में, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस या कम रखना है, नहीं तो बीच में वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ लोड को पूरा वोल्टेज सप्लाई नहीं हो पाएगा, ये चीज़ अपने यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूँ बी आपका कौन सा, शंट जनरेटर, शंट जनरेटर की बात करूँ तो शंट जनरेटर अपन किसको कहेंगे, इसकी फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों किसमें हो, शंट पैरेलल में हो, और यहाँ पे आपका लोड, ठीक है, इसको मैं शंट जनरेटर में कहूँगा, ठीक है। तो यहाँ तो आ गया आपका ई जी, जैसे आर ए, जैसे आई ए, और इसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूँ आर एस एच, और इसमें जो करंट जाएगा वो आई एस एच, लोड के अंदर जो करंट जाएगा वो आई एल, और लोड टर्मिनल वोल्टेज आपका है बी, ठीक है दोस्तों। तो शंट जनरेटर के अंदर यदि मैं करंट इक्वेशन की बात करूँ तो आई ए जो टोटल करंट बनेगा आर्मेचर से जो निकलेगा वो किस किस में डिवाइड होगा, एक तो शंट फील्ड करंट में जाएगा और एक लोड के अंदर जाएगा, ये करंट का रहेगा, यहाँ तीनों करंट बराबर थे सीरीज के अंदर, यह करंट की इक्वेशन आपकी चल है। वोल्टेज की इक्वेशन की बात करूँ तो ये तीनों लाइनें किसमें, पैरेलल में है, मतलब आप V इंटू यदि आई एल की बात करो, ठीक है, तो ये बराबर होगा किसके, आई एस एच आर एस एच के, आई एस एच इंटू आर एस एच के, और ये बराबर होगा ई जी माइनस आई ए आर, ई जी माइनस आई ए, क्योंकि इस लाइन से मिलेगा इन दोनों पॉइंट के नीचे वो मिलेगा ई जी माइनस आई ए आर ए, दिस इज आई एस एच आर एस एच, दिस इज वी इंटू आई ए। तो आप जैसे भी इक्वेशन बनाना चाहो यहाँ से बना सकते हो। यदि मैं फर्स्ट और सेकंड लाइन की बात करूँ, इन दोनों को यदि जोड़ूँ तो ई जी क्या आ जाएगा, आई ए, सॉरी एक सेकेंड, ये नहीं है, ये वी होगा, तो ये पावर की इक्वेशन थोड़ी है, तो वोल्टेज की इक्वेशन है, ठीक। तो जो वी होगा ये होगा आई एस एच आर एस एच के बराबर, और ये होगा ई जी माइनस आई ए आर ए, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप इन दोनों को कंपेयर करो तो ई जी आपका बराबर होगा आई ए आर ए प्लस
ISH यदि इन दोनों को कंपेयर आप करते हो, या आप इस तरह भी इसको लिख सकते हो कि इन दोनों को यदि लो तो आप क्या आ जाएगा, EG टू वी आई ए आर, EG जो खर्च होगा। अब जो भी लूप बनाना चाहो यहाँ पे लूप डिस्क्रिप्शन बना सकते हो, आप इस लूप की बात कर सकते हो या इस वाले लूप की भी बात कर सकते हो। इन दोनों को यदि कंपेयर करूँ, ठीक है, तो ये क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मुझे फील्ड करंट ऐसे ही निकलेगा, तो V जो होगा वो किसके बराबर होगा, ISH RSH के बराबर होगा। तो ISH यदि मुझे फील्ड करंट निकालना है, शंट फील्ड करंट, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, V/RSH के द्वारा शंट फील्ड करंट में यहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, पावर यही रहेंगी, जो आर्मेचर डबलर पावर है वो EGIA रहेगी, और आउटपुट लोड पावर है वो P/IL भी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो ये होगा आपका शंट जनरेटर। इसके बाद बात करें कंपाउंड जनरेटर की, सी कंपाउंड जनरेटर की यदि मैं बात करूँ तो इसके अंदर दो होंगे दोस्तों। ठीक है, मैं इसको फर्स्ट ऑफ सेकंड इस तरह से नंबर लूँ। फर्स्ट लॉन्ग शंट कंपाउंड हो सकता है, लॉन्ग शंट कंपाउंड और ऑक्सीडर के करते हैं इनको। तो लॉन्ग शंट कंपाउंड की यदि मैं बात करूँ तो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर यह जनरेटर होगा जहाँ आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के पैरेलल में आपकी शंट फील्ड आएगी। मतलब जो शंट फील्ड है वो इस तरह है, यहाँ क्या लग रहा है आपको, ठीक है। और यदि मैं शॉर्ट शंट की बात करूँ, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर की यदि मैं बात करूँ तो ये कुछ इस तरह रहेगा, सीरीज वाइंडिंग, ये आर्मेचर और शंट वाइंडिंग केवल और केवल आर्मेचर के अक्रॉस रहेगी। ठीक है दोस्तों, दोनों डिफरेंस समझ में आया आपको। अब इस दोनों में ही जो मैंने मोटर के अंदर बताई कि वो दोनों इसमें हो सकती है, आपकी डिफरेंशियली अरेंजमेंट हो सकती है और कम्यूटेटिव अरेंजमेंट हो सकती है। तो जब अपन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे तब अपन देखेंगे कि डिफरेंशियली अरेंजमेंट के अंदर क्या होगा, दोनों जो वाइंडिंग्स है, देखो कंपाउंड का मतलब क्या है, कंपाउंड की तो टाइप है लॉन्ग शंट। तो कंपाउंड का मतलब है ऐसा जनरेटर जिसमें सीरीज फील्ड भी हो और शंट फील्ड भी, दोनों फील्ड आ गई, उसको अपन कंपाउंड बोलते हैं। अब दोनों फील्ड का अरेंजमेंट इस तरह भी हो सकता है कि शंट फील्ड है वो आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के पैरेलल में है, तो इसको कहेंगे लॉन्ग शंट, मतलब शंट आपका लंबा हो गया। जबकि शंट जो है केवल आर्मेचर में छोटा है तो इसको बोलेंगे शॉर्ट शंट। ठीक है, केवल आर्मेचर के अक्रॉस है, सीरीज फील्ड के अक्रॉस नहीं आया है। ठीक है, इन दोनों टाइप्स में शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट के अंदर ही आपकी वो दोनों अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकती हैं, डिफरेंशियली कंपाउंड और कम्यूटेटिव कंपाउंड। डिफरेंशियल कंपाउंड कब होगी, जब सीरीज फील्ड और शंट इन दोनों के क्या फ्लक्स बनेंगे, दोनों बाइंडिंग, तो दोनों का फ्लक्स यदि एक दूसरे के डिफरेंट डायरेक्शन में बन रहे हैं तो उसको डिफरेंशियली कंपाउंड अरेंजमेंट अपन कहेंगे, डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। और यदि दोनों बाइंडिंग का जो फ्लक्स है, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड का जो फ्लक्स है वो एक दूसरे के डायरेक्शन में बन रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में बन रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो दोनों का जो टोटल फ्लक्स आएगा वो दोनों के एडिशन के बराबर होगा। और इस टाइप के जनरेटर को अपन कम्यूलेटिवली कंपाउंड जनरेटर अपन कहेंगे। ठीक है, तो वो दोनों अरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। तो लॉन्ग शंट कंपाउंड एंड शॉर्ट शंट कंपाउंड। तो लॉन्ग शंट कंपाउंड इनकी कुछ इक्वेशंस की यदि अपन बात करें, करंट और वोल्टेज की इक्वेशन, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ। सपोज करो ये RSH, ये RSC, इसका रेजिस्टेंस RA, ये आपका V है ही है लोड, ये EG है, यहाँ से जो करंट निकला वो क्या होगा, वो IA, और इसमें जो करंट जाएगा वो IAC, और इसमें लोड में जो जाएगा वो IL, इसमें जो जाएगा वो IS। ठीक है, तो सबसे पहले करंट की इक्वेशन की बात करें तो ये दोनों तो सीरीज में है, IA आर्मेचर और सीरीज फील्ड ये दोनों सीरीज में है, तो जो IA करंट है वो तो IAC के बराबर होगा। ठीक है, सीरीज करंट के बराबर होगा। ठीक है, और ये जो करंट है सर आगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब जो IAC है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये IA है क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं, अब ये आगे किसके बराबर हो रहा है, IL प्लस ISH। IS लोड में गया और ISH आपका शंट फील्ड में गया, तो करंट की इक्वेशन तो यहाँ ये बनेगी लॉन्ग शंट कंपाउंड। अगर वोल्टेज की इक्वेशन की बात करें तो यदि मैं इस वाले लूप की बात करूँ, इस वाले लूप की, तो मैं लिखूँगा EG = V प्लस IARA
प्लस आई ए सी इंटू आर ए सी। ठीक है, क्योंकि ई जी बराबर होगा, ये दो दो तो ड्रॉप आ गए और करंट भी दोनों सेम है, तो आप करंट को ये वोल्टेज की इक्वेशन आ जाएगी। और इसको यदि मैं कंपेयर करूँ फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन को, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है सेम, तो जो V होगा वो आई एस एच आर एस एच के बराबर होगा। और यहाँ से आई एस एच में निकाल सकता हूँ V अपॉन आर एस एच के द्वारा। ठीक है, इस तरह मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। यदि मैं बात करूँ शॉर्ट शंट कंपाउंड की, तो यहाँ भी नोमेनक्लेचर यदि मैं दे दूँ, ये शंट फील्ड का रेजिस्टेंस, ये सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस, ये शंट फील्ड का करंट, सीरीज फील्ड का करंट आई ए सी, जैसे जो आर्मेचर करंट आई ए, जैसे आर्मेचर रेजिस्टेंस आर ए, जैसे वी लोड टर्मिनल वोल्टेज, और जो लोड में करंट जाएगा वो आई ए। तो यहाँ कुछ करंट की इक्वेशन चेंज हो जाएगी। क्या चेंज होगी? यहाँ जो आई ए है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और किस किस में जा रहा है ये? आई एस एच और आई ए सी के अंदर, आई ए सी प्लस आई एस एच, इन दो पार्ट में आपका आर्मेचर करंट करंट है वो लोड करंट के बराबर है। आई ए सी किसके बराबर है? लोड करंट के बराबर, जबकि यहाँ ऐसा नहीं था। ठीक है, यहाँ जो लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट मिलके सीरीज करंट आ रहा था, जबकि यहाँ जो सीरीज करंट है वो भी वही किस में जा रहा है? आगे आई एल लोड में जा रहा है। तो करंट की इक्वेशन यहाँ चेंज हो जाएगी आपकी शॉर्ट शंट कंपाउंड के लिए। वोल्टेज की इक्वेशन की यदि बात करें, तो यदि मैं इस लूप में लगाऊँ तो जो ई जी आएगा, ई जी वो किसके बराबर होगा? वी प्लस आई ए आर है प्लस आई ए सी आर एस सी। डिफरेंस क्या है? दोनों सेम इक्वेशन है। यहाँ में आर्मेचर ये करंट जो है ये सेम है, तो मैं करंट को कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ जो दोनों करंट आए हैं ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, आई ए सी और आई ए बराबर नहीं है, आई ए सी और आई ए दोनों करंट बराबर नहीं है, शंट करंट भी इसके अंदर आ रहा है, तो ये डिफरेंस है। बाकी इक्वेशन सेम है, यहाँ करंट में कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ करंट में कॉमन नहीं ले सकता। तो ये आपकी वोल्टेज की इक्वेशन आ जाएगी। तो जो पावर की बात करें, तो जो इनपुट जो लोड पावर आएगी, लोड पावर वो तो क्या रहेगी आपकी? V इंटू आई एल, और आर्मेचर पे जो डेवलप्ड पावर होगी, आर्मेचर पे जो डेवलप्ड पावर बनेगी वो आएगी G इंटू आई ए के द्वारा मैं लोड पावर यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये होगा आपका कौन सा कंपाउंड के अंदर दो टाइप का पढ़ना पड़े, लॉन्ग शंट कंपाउंड एंड शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। यहाँ अपन ने देखे थे कि दोनों में थोड़ा सा अंतर है। लॉन्ग शंट के अंदर जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है वो सॉरी जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के अक्रॉस आ रही है, जबकि शॉर्ट शंट के अंदर जो फील्ड शंट फील्ड वाइंडिंग है वो केवल आर्मेचर के अक्रॉस आ रही थी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग आपकी अलग ही थी। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया कि किस तरह इनका क्लासिफिकेशन रहेगा। इन दोनों में ही डिफरेंशियल और कम्यूटेटिव कंपाउंड अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। ये शंट जनरेटर की अपन ने बात की थी, ये अपन ने बात की थी सीरीज जनरेटर की, और इससे पहले अपन ने पढ़ा था सेपरेटली एक्साइटेड, जहाँ अलग ही सप्लाई दे रहे थे, और एक थी आपकी परमानेंट मैग्नेट किसी जनरेटर। अब एक एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं लोग। ठीक है, एक एग्जाम्पल अपन इसका कर लेते हैं छोटा सा। ठीक है, एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर मुझे दे रखा है कि जनरेटर मुझे दे रखा है, ईजी की वैल्यू मेरे से पूछ लिया। ठीक है, ईजी क्या होगा, और मुझे दे क्या रखा है? लोड के डाटा दे रखे हैं, लोड वोल्टेज मुझे दे रखा है 200 वोल्ट, और लोड करंट मुझे दे रखा है। ठीक है, लोड करंट मुझे दे रखा है, लोड करंट मुझे दे रखा है सपोज करो 20 एम्पीयर। ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम, शंट फील्ड रेजिस्टेंस है वो मुझे दे रखा है 25 ओम, और जो सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस है, क्योंकि तीन रेजिस्टेंस आएंगे ना इसके अंदर, लॉन्ग शंट कंपाउंड दे रखा है, सीरीज फील्ड जो रेजिस्टेंस है ये मुझे गिवन है 2 ओम, सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस मुझे गिवन है 2 ओम। ठीक है, तो मेरे से पूछा है, एक तो ईजी पूछा है क्या होगा, ठीक है, एक मेरे से आर्मेचर करंट पूछा है, शंट फील्ड करंट पूछा है,
सीरीज फील्ड करंट पूछा है, आर्मेचर पावर पूछी है, पावर डेवलप्ड ऑन आर्मेचर, ठीक है, ये डाटा मेरे से पूछे, ठीक है, ये डाटा मुझे गिवन है, ये डाटा मुझे गिवन है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर दिया है, और लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर अपन ने अभी अभी पढ़ा है, ये जो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है वो ये होता है, ठीक है, ये लॉन्ग शंट कंपाउंड आपका जनरेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, मुझे जो डाटा गिवन है ये तो दे दिया 200 वोल्ट, ठीक है, और लोड करंट दे दिया 20 एम्पीयर, RSH मुझे दिया है 25 ओम, RA दिया है 1 ओम, और ये दिया है 2 ओम। EG मेरे को पूछा है, तो सबसे पहले तो मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, ISH की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि ISH में निकाल सकता हूँ, ये मैंने बताया था, ISH आप निकाल सकते हो V/RSH के द्वारा, ठीक है। तो ये जो V वोल्टेज है दोनों टर्मिनल पे, यही वोल्टेज तो इस फील्ड के अक्रॉस रहने वाला है, तो ये V 200 वोल्ट है, तो ये क्या होगा, ISH RSH के बराबर होगा। तो यहाँ मैं ISH कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं ISH कैलकुलेट कर लेता हूँ, V/RSH, V था 200 और RSH था आपका 25, तो ये कितना आ जाएगा 8 एम्पियर, ठीक है। तो आपका ISH तो आ गया 8 एम्पियर, ये करंट आ गया 8 एम्पियर, ठीक है। अब आर्मेचर करंट क्या है आपका, बराबर है किसके, एक तो लोड में जा रहा है प्लस एक किस में जा रहा है, ISH में जा रहा है, देखो ना डायग्राम, ये किसके बराबर, ISH प्लस IL के, ये जो करंट है ये इन दोनों में ही तो जा रहा है, ISH में भी जा रहा है, IL में भी जा रहा है, ठीक है। और ये इस जनरेटर की बात करूँ, ये जो आर्मेचर करंट है, आर्मेचर करंट और शंट सीरीज फील्ड करंट, ये दोनों करंट तो क्या रहेंगे बराबर, और ये करंट फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होंगे, शंट फील्ड और लोड करंट के अंदर, और लोड करंट मुझे देखा है 20 एम्पियर, तो IA बराबर तो IAC है, और ये बराबर है IL प्लस ISH के, तो IL तो 20 एम्पियर है और ISH आप निकाल चुके हो 8, तो ये कितना आ गया 28 एम्पियर, ठीक है। तो IA और IAC दोनों ही बराबर आए, और ये बराबर है 28 एम्पियर, और ये भी क्या है 28 एम्पियर, ठीक है। तो तीनों करंट मैंने कैलकुलेट कर दी। अब मैं आसानी से EG की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ। EG जो आएगा वो आएगा V प्लस IARA प्लस IA, टू RSC क्या है 2 ओम था ना ये, तो ये कितना होगा 28, और ये मैं 28 3 टाइम्स हो गया, प्लस ये आ गया 284, तो जो जनरेटेड EMF होगा जनरेटर के अंदर वो कितना आएगा 284 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका है, तो V यदि 200 वोल्ट आपको टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करना है इस जनरेटर से, तो जनरेटेड EMF आपको लाना होगा, वो कितना लाना होगा 284 आपको लाना पड़ेगा, मतलब EG की वैल्यू आपने निकाल ली 284 वोल्ट आपको जनरेटेड EMF बनाना पड़ेगा जनरेटर के अंदर, ठीक है। इसके बाद पावर की बात करें, आर्मेचर पे डेवलप्ड पावर वो आएगी EG इंटू IA, मतलब 284 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 28 से, 28 था ना, जो इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप होगी वो बराबर होगी 7952 वाट के। तो इस तरह अपन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मुझे डाटा गिवन थे, और ये मैंने एक एक करके जो अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था वहाँ से मैंने इक्वेशन काम में लिए, करंट इक्वेशन काम में लिए, और वोल्टेज इक्वेशन काम में लेके मैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DC जनरेटर को हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।